स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की जांच टीम एक्शन में है। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से कल पूछताछ की थी। केजरीवाल के आवास पर पूछताछ काफी देर तक चली और पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अब दिल्ली पुलिस विभव को मुंबई लेकर जाने वाली है। सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि सबसे पहले पुलिस टीम विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे कोई लीड मिल सकती है। विभव कुमार 23 मई तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मालीवाल से बदसलूकी को लेकर केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला सांसद की पिटाई हुई हो, वो मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा नहीं कर सकता। पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है और यह भी कहा कि मालीवाल केस से आपके चरित्र का पता चल गया है। एक मुख्यमंत्री के घर में इस तरीके का दुर्व्यवहार हो और मुख्यमंत्री 3 दिन 4 दिन चुप रहे और माइक खिसकाए इधर से उधर, ये बताता है केजरीवाल का चरित्र, केजरीवाल की सोच। और ये लोग आज बेनकाब हो गए हैं, दे आर एक्सपोज। देश की जनता, दिल्ली की जनता मान चुकी है ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग जिनकी जगह जेल में है, वह लोग आज इस तरीके के और कारनामे कर रहे हैं जो सबके सामने आए। वहीं इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति ने पोस्ट किया है कि शिकायत के पहले तक वो आम आदमी पार्टी के लिए लेडी सिंघम थी और शिकायत के बाद उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ईडी ने गृह मंत्रालय को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है जिसमें आम आदमी पार्टी पर विदेश से अवैध चंदा लेने का आरोप लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं शंकर आनंद से। तो शंकर, बताएं, ईडी ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है उसमें क्या कुछ कहा गया है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की अगर बात करें तो जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये बताया गया है कि किस तरह से एफसीआरए कानून का उल्लंघन हो रहा था, किस तरह से यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। और हालांकि ये पूरा तफ्तीश की अगर बात करें तो ये तफ्तीश साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच का है। और जिस तरह से साल 2022 तक में किस तरह से आम आदमी पार्टी कई अलग अलग देशों में ये फंड को जुटाया और जिससे क्राउड फंड के नाम से तमाम पैसों को इकट्ठा किया गया। अगर साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनका नाम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सामने आया है। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात है, अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए तो जिस तरह से विदेश से जो पैसे का जो ट्रांसफर किया गया, तो बहुत सारे ऐसे जो नियम होते हैं कि जो विदेश से जो पैसा फंड अगर कोई भेज रहा है तो वो शख्स कौन है, उसका पासपोर्ट का डिटेल क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या होती है, ये भी जानकारी देना होता है। लेकिन कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट की अगर बात करें तो काफी ऐसे लोगों को देखा गया, जैसे 177 लोग तकरीबन 55 पासपोर्ट के बारे में ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि वो 177 है तो 177 पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो 55 पासपोर्ट को ही अलग अलग नाम शख्स जो है अपने उसको दिखा करके उसको बता रहे हैं और तकरीबन 400 सवा 400 से ज्यादा बार वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे जो लोग हैं जो फर्जी तरीके से एक ही मेल को अलग अलग लोग प्रयोग कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं कि ये हमारा मेल आईडी है। तो मेल आईडी का गलत होना, पासपोर्ट का गलत होना, मोबाइल नंबर का गलत होना, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पैसे को ट्रांसफर किया गया, अब वो पैसा
अब जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में पिछले साल 2 साल के दौरान में काफी विस्तार से तफ्तीश की गई है और उसी की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया। हालांकि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी को कुछ और महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, चाहे बात करें यूएई की बात करें या अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ओमान की बात करें, तो वहां से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं और इस मामले में जल्द ही पूछताछ के लिए कई लोगों को सम्मन भेजा जा सकता है। शुक्रिया शंकर इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं अवैध चंदे के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इसे चुनाव से प्रेरित बताया है। कितने रुपए की बात हो रही है? 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए अगर आप यूएस डॉलर में देखोगे तो $8 लाख बनते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें क्या 7 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगी, वो भी 2014 से लेकर 2022 तक, मतलब 8 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें जो देश को ख़त्म करना चाहती होंगी, वो 7 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देंगे। क्या मजाक है? ये सिर्फ एक मजाक है और ये मजाक हर बार जब चुनाव होता है उससे पहले ये 3-4 दिन के लिए ये मजाक बनाया जाता है, टीवी पे अखबारों में चलाया जाता है और फिर ये जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर से हमला किया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और मोदी सरकार जा रही है। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो 25 मई को छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल पर आरोपों के तीर चल रहे हैं। चुनाव में क्या होगा इसका असर? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी दौरे पर हैं। पूर्वी चंपारण में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में बीजेपी को 310 लोकसभा सीटें मिलने का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि छठे और 7वें चरण में मतदान के बाद बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इस बार चुनाव में जीत के बाद उड़ीसा में बाबू राज खत्म हो जाएगा। मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है।
आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सभा स्थल पर बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में जमकर हंगामा भी किया। ये सभा लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सराय मीर में थी और बाद में माहौल शांत होने पर अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने इसे कार्यकर्ताओं का जोश बताया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में गुस्सा है। सहयोगी विनया देशपांडे के साथ इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह शिवसेना और शरद पवार के साथ धोखा किया है उससे जनता में नाराजगी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मोदी लहर जैसी कोई चीज नहीं है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी से शिकायतें बढ़ी हैं। आपको एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे देखा जाता है, महाराष्ट्र में आपका असेसमेंट क्या है और उससे भी ज्यादा आगे चलकर देश के लिए आपका असेसमेंट क्या है? असेसमेंट से ज्यादा मैं मेहनत पर भरोसा रखता हूं और मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। लगभग एक पूर्व विदर्भ का जो विभाग है वो छोड़कर पूरा महाराष्ट्र में घूम रहा हूं और देख रहा हूं। ऐसे नहीं कि पूर्व विदर्भ में कभी गया नहीं, गया तो हूं, मीटिंग्स भी काफी मेरी हुई है। एक लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है। दो तीन चीजें, एक तो जिस तरीके से बीजेपी का बर्ताव रहा है और उन्होंने की हुई जो गद्दारी है हमारे पक्ष के साथ, मेरे साथ, एनसीपी के साथ, पवार साहब के साथ, और दूसरा जुमलेबाजी। तो लोग नाराज हैं और सिर्फ नाराज नहीं, गुस्सा है। और 10 साल के बाद पहली बार मैं देख रहा हूं कि सामान्य आम आदमी जिसको कहते हैं वो खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। ऐसी बात आज तक मैंने नहीं देखी थी। एक 14 में खास कर और 19 में 2 इलेक्शन हम उनके साथ रहे, हमारा गठबंधन था और तब एक मोदी जी की वेव दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उनके खिलाफ गुस्से की वेव मुझे दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम लोग अपना मत, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा बदलाव मेरे महाराष्ट्र में तो दिखाई दे रहा है। आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही। आप कह रहे हैं गुस्सा लोगों में दिख रहा है। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री खुद काफी बार महाराष्ट्र में आए। तकरीबन 18 सभाएं हुई उनके महाराष्ट्र में। पिछले 3 दिनों में 2 दिन तो वो मुंबई में ही थे। ऐसा हमने आज तक देखा नहीं है। तो ये किस तरीके से देखते हैं? हाँ, जब उन्होंने कुछ किया होता मुंबई के लिए अच्छी बात, तो उनको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। और 2014 और 19 में सिर्फ आखिरी सभा के लिए वो आए थे। अन्यथा महाराष्ट्र में 2 या 3 बस ऐसी उनकी कैंपेन थी महाराष्ट्र में। इस बार तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट या सारे चुनाव क्षेत्र में वो गए हैं। उन्होंने सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आ गई उनके ऊपर। तो क्या आपको लगता है उनका ये कहना है कि उनके आने से गेम चेंजर होता है? वो महाराष्ट्र में कहते हैं उनके आने से गेम चेंज होगा। वो इसलिए होगा कि लोगों के जो घाव है उन्होंने किए हुए, लोग महाराष्ट्र के साथ जो उन्होंने मैं तो कहता हूं गद्दारी की, महाराष्ट्र से बहुत सारे उद्योगों को गुजरात लेके गए। तो वो महाराष्ट्र की जो भावना है उसके ऊपर वो नमक छिड़क रहे हैं और वो छिड़कने के लिए वो बार बार आ रहे हैं, तो लोग और गुस्सा हो रहे हैं। तो ये गेम चेंजर जरूर होगा और लोग और गुस्सा हो गए। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी रही। मार्केट निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 73,953 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक चढ़कर 22,529 पर बंद हुआ। बाजार पर प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान का कहना है कि चीन की सप्लाई से मेटल की कीमतों पर असर पड़ता है और उनके मुताबिक कॉपर और एल्यूमिनियम से जुड़े शेयरों में आगे तेजी आ सकती है। फेरस साइड में चाइना का इम्पैक्ट बहुत रहता है। सप्लाई को लेके चिंता रहती है कि अगर चाइना ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, भाव गिराना शुरू कर दिया, क्या होगा। लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं JSW स्टील के सेल के हाल में, उससे साफ जाहिर है कि कमोडिटी प्राइसेस, आयरन ओर के प्राइसेस की सॉफ्टनेस और रियलाइजेशन प्राइसेस का जो एडवांटेज आपको मिला है वो इस करंट क्वार्टर में भी चल रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज शायद ना हो,
लेकिन जो बड़ी तेजी मुझे समझ आ रही है वो कॉपर और एल्यूमिनियम में। आप कॉपर लेना चाहें डायरेक्ट हिंदुस्तान कॉपर से एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर का साइकिल बहुत ही मजबूत लग रहा है। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। यह इंट्राडे में पहली बार 5 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंचा। नवंबर 2023 में बीएसई का मार्केट कैपिटल 4 लाख करोड़ डॉलर था, लेकिन सिर्फ 6 महीनों में ये 5 लाख करोड़ डॉलर के पार चला गया है। हालांकि बीएसई सेंसेक्स अब भी अपने ऑल टाइम हाई से 1.66% नीचे है। वहीं बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप ने नए शिखर को छुआ है। मलाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अब मोतीलाल ओसवाल मलाड वेस्ट स्टेशन हो गया है। मोतीलाल ओसवाल ने मलाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स ले लिए हैं। कंपनी के चेयरमैन और को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने रेड रिबन काट कर मोतीलाल ओसवाल मलाड वेस्ट स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान अभिनेता शैलेश भी मौजूद रहे। कंपनी ने इस मेट्रो स्टेशन के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर में ब्रांडिंग पर जोर देने की बात कही है। इस मौके पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगले 15 से 17 सालों में निफ्टी 1.5 लाख तक भी जा सकता है और 2029 तक सेंसेक्स 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। एक ब्लॉग लिखा था जिसमें आपने कहा था कि सेंसेक्स 1.5 लाख। हाँ, सेंसेक्स 1.5 लाख आपने कहा था एक ब्लॉग में, ठीक है ना? तो कब तक आ जाएगा सेंसेक्स 1.5 लाख आपके हिसाब से? 5 साल जोड़ लो आज से। अपने 74 में है ना, तो आप समझ लो क्या 2024 29 और बहुत खराब हो गया। बहुत खराब हो गया 30। अच्छा, और बहुत अच्छा हो गया तो 28। ओके, तो अगर बहुत अच्छा रहा तो 2028 में 1.5 लाख और अगर खराब रहा तो 2030 में 1.5 लाख। सेट है, सेट है। और राकेश सर कहते थे कि हम तो जब हमने उनसे 1.5 लाख की बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप तो सेंसेक्स देख रहे हो, मैं तो निफ्टी 1.5 लाख देख रहा हूँ। और निफ्टी कब होगा 1.5 लाख? फिर वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसका देखिए मैं बताता हूँ, अभी निफ्टी कितना 25,000 22,500। हाँ ठीक है, 25,000 समझो आप। तो आपको 1.5 लाख निफ्टी करने का ना, तो 6 गुना करने का है। तो 6 गुना करने के लिए आपको 2 2 4, तो आपको समझिए 8 4 के बाद आपको समझिए 12 साल में। 12 साल में, हाँ 12 साल में नहीं, 12 साल में सॉरी 15 साल में। कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होने वाला है। स्ट्रेट लाइन में बहुत करेक्शंस होंगे और इतने बड़े बड़े करेक्शन होंगे पसीने आ जाएंगे लोगों को। अच्छा, so that is, see, to make money in the stock market you need vision, courage and patience. And patience is the most important thing, and that must be observed at the time of stress, not good time. अभी तो सबको पैसे मिल रहे हैं। बाजार में सोने चांदी में जोरदार तेजी जारी है। चांदी के ऑल टाइम स्तर छूने के बाद ग्लोबल टेंशन से आज मुनाफा वसूली है। क्या है अपडेट, जानने के लिए चलते हैं सहयोगी मनीषा के पास। तो मनीषा बताएं अपडेट क्या है? मेटल्स में जोरदार तेजी है और चांदी में ऑफकोर्स हमने अच्छी खासी बढ़त यहां पर आते हुए देखा है। चांदी ने सोने को तो आउट परफॉर्म किया ही है और चांदी की अगर आप इस साल में अब तक की तेजी देखें तो करीबन 30% की बढ़त हम चांदी में आता हुआ देख चुके हैं। ऑफकोर्स सोने का रब ऑफ इफेक्ट है, कॉपर ऑल टाइम हाई पे है, उसका भी इसको फायदा मिला है, लेकिन चांदी के अपने खुद के फंडामेंटल्स भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग हैं। एक तो सेफ हेवन बाइंग है क्योंकि यूएस का डेटा थोड़ा कमजोर आया तो रेट कट शायद सितंबर में हो सकती है। दूसरी बात यह कि अगर आप चांदी की अवेलेबिलिटी देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो ये चौथा साल रह सकता है जब यहां पर चांदी में डेफिसिट है। और जहां तक इंडस्ट्रियल डिमांड की बात है, ये चौथा ऐसा भी साल रह सकता है जब चांदी की जो सोलर पैनल या इंडस्ट्रियल मांग है वो रिकॉर्ड हाइज यहां पर छू सकती है। चांदी के प्राइसेस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने इसे करीबन 12 साल के हाइज पे कारोबार करते हुए देखा है, $32 प्रति आउंस पर। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, इस साल का लो था 67,000 का, वहां से 95,000 का ऑल टाइम हाई हमने यहां पर चांदी में बनाया है। 1 लाख रुपया प्रति किलो से चांदी बहुत दूर नहीं है और बाजार को लगता है कि आने वाले 10-15 दिनों में हम ये स्तर यहां पर बनाता हुआ देखेंगे भी। बात खरीदारी की है जो भारतीय बाजारों में थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई है। इतने ज्यादा वॉलेटाइल और ऑल टाइम हाई प्राइसेस के चलते भारतीय बाजारों में यहां पर 5 से 7% का डिस्काउंट फिलहाल बाजार उसको बता रहा है। तो क्लियरली खरीदारी में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जहां तक बाइंग है, फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, वो बाजार को लगता है कि अभी भी चांदी के काफी स्ट्रांग है।
शुक्रिया मनीषा जी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गर्मी का हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं गर्मी की। पूरे उत्तर भारत का हाल गर्मी से बेहाल है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक हीट वेव रहने की संभावना है। आने के बाद एक सिस्टम तो आया, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हाई रीचेज में रहा, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर वगैरह में, और उस प्लेन्स पे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा। और इसके कारण क्या है कि अभी टेम्परेचर्स पूरा प्लेन्स पे हमने रेड अलर्ट दे रखा था। सिमिलरली अगर अब हिमालय की बात करें, हिमालय भी टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा है। इवन हिमाचल, उत्तराखंड और अगर आप जम्मू डिवीजन की बात करें वहां भी हीट वेव का प्रोबेबिलिटी है। स्पेसिफिकली अगर हम रीजन वाइज करें, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान आने वाले 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा में कल एक सिस्टम के कारण हल्का सा टेम्परेचर ड्रॉप रहा और इसके लिए आज के लिए ऑरेंज है और कल आने वाले दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा है, मिनिमम भी ज्यादा है, वहां भी हमने आने वाले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है आपके घर के खाने से। जी हां, आमतौर पर घर का खाना हेल्दी माना जाता है, लेकिन आईसीएमआर की ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ बातों का ध्यान अगर नहीं रखा जाता तो होम फूड भी अनहेल्दी हो सकता है। क्या है ये बातें, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।